अब हम आ जाते हैं जो आपके दूसरे एसेट्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टीएफएसए। अच्छा, टीएफएसए तो वो अकाउंट है कि सेल इट एंड क्लोज़ इट और दुकान बंद करके आएँ टीएफएसए की। उसकी वजह ये है कि टीएफएसए का बेनिफिट क्या है? टीएफएसए का बेनिफिट ये है कि मैंने $100 का स्टॉक लिया इन टीएफएसए, उसको मैंने बेचा 120 का, सो वो जो $20 कैपिटल गेन है, उस पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना। ब्यूटीफुल। कोई डिविडेंड इनकम मैंने अर्न करनी है, उस पे भी कोई टैक्स नहीं देना। अब जब आप यूएस मूव करेंगे, तो आपकी जो कॉस्ट बेस है, वो 120 नहीं होगी। सो आपने जिस दिन मूव किया, वो है 120 उसकी प्राइस। अब उसकी और इसकी डीम्ड डिस्पोज़िशन नहीं होती टीएफएसए की। तो आप ये नहीं है कि ना सीआरए को क्योंकि आप कनाडा में तो टैक्स नहीं देंगे उसका। योर स्टॉक वाज़ 100 मूव टू 120 ऑन जुलाई 1st आई एम मूविंग तो $20 पे तो मैंने कोई टैक्स देना नहीं, कोई डीम्ड डिस्पोज़िशन तो हुई नहीं। डीम्ड डिस्पोज़िशन नहीं हुई, तो उसकी कोई कॉस्ट बेस रिन्यू भी नहीं होगी यूएस में। सो कॉस्ट बेस यूएस के लिए 100 ही है उसकी। तो अब आप अगर उसको बेचेंगे 130 का, तो आपको $30 पे टैक्स देना है। तो वो जो सारा टीएफएसए का बेनिफिट है ऑफ बीइंग टैक्स फ्री फ्रॉम हुँ, 100 टू 120 गॉन और 20 से 30 पे तो वैसे ही आपको देना ही देना था कनाडा यूएस में। सो अच्छा। मेक यूज़ ऑफ दैट कैपिटल गेन, उस पे टैक्स ना दें, सब सेल करें, अकाउंट क्लोज़ करें और पैसा लेकर या तो यूएस आ जाएँ या कनाडा रखें, जहाँ भी आपने रखना है बट डोंट लीव योर टीएफएसए अकाउंट ओपन। बेशक अगर आपको 2 साल बाद वापस भी आना है, साल बाद, 6 महीने बाद भी वापस आना है। क्योंकि टीएफएसए का अगर अकाउंट अपने आपने बेच के उसको बंद कर दिया, तो आप कंट्रीब्यूशन लूज़ नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि अब मैंने बंद कर दिया तो अब और मैं 6 महीने बाद अगर वापस आ गया कनाडा में तो मैं अपने टीएफएसए में पैसे वापस नहीं डाल सकता। लेट्स से आपने $100,000 निकाल लिए हैं टीएफएसए से। आप जो है वो 6 महीने बाद वापस आ जाते हैं कनाडा और आप कहते हैं अब मैंने वापस खोलना है टीएफएसए अकाउंट। सो आपके पास कंट्रीब्यूशन लिमिट $100,000 की है। आप वापस $100,000 डालें और शुरू कर दें अपनी टीएफएसए की इन्वेस्टमेंट। सो यू लॉस्ट नथिंग बट यू हुँ, विल लूज़ द टैक्स फ्री बेनिफिट अगर आपने उसको खुले रखा। दूसरा आपको एक अलग से फाइलिंग करनी पड़ेगी। उसकी एक अलग चैप्टर फाइलिंग होती है, एक अलग डॉक्यूमेंट फाइल होता है जो कि एक और पेनफुल है। जब आप किसी टैक्स अकाउंटेंट से बात करेंगे वो पूछते हैं आपसे टीएफएसए तो नहीं है और फिर वो एक शक्ल बनाते हैं। उफ़! अच्छा वो भी है। तो बहुत बड़ा बिल बनेगा। वो एक और अलग शौक आता है। सो मेक श्योर यू क्लोज़ योर टीएफएसए अकाउंट प्लस अगर कोई डिविडेंड इनकम अर्न हो रही है और आपने वो खुले रखा है, उस पे भी आप फिर कनाडा में सॉरी यूएस में टैक्स दे रहे हैं क्योंकि वो आपने अकाउंट खुले रखा है, अब डिविडेंड इनकम आ रही है, उसकी भी फाइलिंग हो रही है, उस पे भी टैक्स हो रहा है। इट्स अ लॉट ऑफ पेन, यू लूज़ द टैक्स फ्री हुँ। बेनिफिट, जस्ट क्लोज़ इट एंड टेक योर कैश आउट। अच्छा, लेट्स से अगर आप सेल नहीं करते, आप उसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं और क्योंकि उस पे अनरियलाइज़्ड गेन तो है नहीं, तो अगर वो ऐसे ही पड़ा रहे और वो ग्रो करता रहे और 5 साल बाद आप वापस चले आते हैं, तो फिर क्या होता है? देन इट्स ओके, बट इश्यू ये है कि जो डिविडेंड इनकम है, उस पे आपको टैक्स देना है और उसकी फाइलिंग भी करनी है। सो दोनों चीज़ें, आपको हुँ, रिपोर्ट करना है कि मेरे पास एक ऐसा अकाउंट है, जो कि टीएफएस से है, उसकी फाइलिंग करनी है, तो आपको लगा लें $50-100 हर साल अकाउंटेंट को ज़्यादा देने हैं हुँ, और आपको जो भी डिविडेंड इनकम अर्न हो रही है, उसको उस पे भी टैक्स देना है और उसकी ट्रैकिंग भी करनी है। तो वो हुँ, भी आपको अकाउंटेंट को बताना है, वो उसकी भी रिपोर्टिंग करेगा और उसपे आपको फिर टैक्स भी देना है। सो या यू आर राइट, अगर 5 साल हुँ। बाद आप वापस आ जाते हैं, उप्स! गलती हो गई, मैंने बंद नहीं किया बट मैं 5 साल बाद वापस आ जाता हूँ, या इट्स फाइन और कुछ सेल ना करें आप उसमें। हाँ, आप पर सेल अगर नहीं करते सेल किया उसको और आप उसमें कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर रहे क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं हैं, तो आपको कंट्रीब्यूशन की लिमिट भी नहीं मिल रही ना, जो हाँ, अलाउंस मिलता है कंट्रीब्यूशन आपको बिल्कुल सेल नहीं हो करके। सकती वरना आपको हाँ, कनाडा फाइन लगाएगा। हाँ। कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकती बट ये कि अगर आप सेल ना करें, कंट्रीब्यूट ना करें, कैपिटल गेन रियलाइज़ नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा एंड देन यू कैन कम बैक टू कनाडा एंड देन सेल इट। बट उसमें एक और चैलेंज ये है, आई डोंट नो आप कैसे कनाडा वापस कैसे आएँगे? अगर आप वापस कनाडा यूएस रेज़िडेंट बन के आते हैं हुँ। और अगर आप 8 साल यूएस में रह लिए हैं एज़ ऑन अ ग्रीन कार्ड, देन आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, आपको यूएस में टैक्स देना है। तो फिर अगर आप आएँगे 8 लेकिन साल वो बाद तो यूएस सिटिज़न पे अप्लाई नहीं होता नहीं, रूल? नहीं, इट्स आल्सो इफ you've lived in यूएस on as a resident for हुँ, 8 years, then anywhere you go in the world, आप पे ग्लोबल टैक्सेशन अप्लाई होती है फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। आई थिंक इट्स अनदर 5-6 ईयर्स, आई डोंट नो द एग्ज़ैक्ट नंबर। बट कनाडा यूएस ये कहता है कि आप चूँकि 8 साल यहाँ रहे हैं, आपने हमारे लो टैक्स कमाया इन नॉर्थ अमेरिका टर्म्स, अच्छी इनकम कमाई है, अच्छी लाइफ़ गुज़ारी है और अब आप बूढ़े हो गए हैं, तो आप जा रहे हैं कनाडा हेल्थ केयर यूज़ करने, गुड। बट जो ऐशी आपने यहाँ कमाई है, वो अगले 5 साल तक आप हमको ज़रा टैक्स देते रहें। सो दैट इज़ अनदर अच्छा। चैलेंज राइट? सो अगर तो आप इट 8 डज़न्ट साल मैटर रह कि लिए आप वहाँ के सिटिज़न हैं, नहीं हैं, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड भी है, दैट मीन्स आप रेज़िडेंट हैं वहाँ के, तो आपने टैक्स तब भी देना है, चाहे आप कहीं भी रहें दुनिया में। Are you a non-US tax resident and looking to open a business in the US? Well, this video is very important for you, so watch it till the end. Basically, if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN, which is your tax identification number, which means when you open a bank account or you open a Stripe account or PayPal account or Amazon business account
or any business account, you need your SSN number in order to open any of these accounts in the US. While if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN with you, you can have another identification which is called ITIN. So ITIN is similar 9-digit number which is used for tax purposes if you are a non-US tax resident. So whenever you apply for a business account or bank account or payment processing account like PayPal or Stripe or even Amazon FBA seller, or registering a business in the US, you can use ITIN instead of SSN. This will help you to set up all of these things even though you're not a US tax resident. So if you're in Canada, Latin America, Europe, UK, Australia, or anywhere in the world, you can apply for ITIN, and you can use ITIN to register a business, open up the business accounts, open up the payment processing account in the US, and pretty much do all the tax related stuff using ITIN even though you don't have SSN. One of the unique use case for ITIN is if you are a non-tax resident but you have a US based income. Like for example, you have a rental property in the US or any other business that is generating income from the US, then depending upon the tax treaty from your parent country, you may have to file taxes in the US. Right? So when you have to file taxes in the US, you need ITIN because you have to file your tax return on a Form 1040-NR. Okay, so if you are a non-tax resident, you need the Form 1040-NR in order to file your tax return. And when you fill up that form, you will be required to enter your ITIN because you don't have SSN. So in order to enter your tax identification number, you have to have ITIN number ready. Okay, this is a very common use case for all the non-tax resident that is generating income in the US. They need to file tax return. Depending upon your tax treaty between your parent country, you may need ITIN as well. So how do you get that? Well, there are some companies available on the internet that will help you to get you the ITIN, but they may charge between $400 to $600 per application. We have a company called ITIN, and they are one of the quickest in terms of submitting the application. So they will help you out in terms of collecting the documentation, help you out in terms of answering your questions, and help you out in terms of submitting the application. Now, the typical application process times takes between 4 to 14 weeks, but the ITIN people only take 48 hours to collect the information, help you out in the journey, submit your application, and from that point onwards, it's basically IRS. IRS can take between 2 to 12 weeks depending upon their volume of the applications, but throughout the process, they will handhold you in terms of opening up the accounts, help you to open up the FBA account or Stripe account or PayPal account, or guide you in terms of the entire process. They're pretty quick to respond. They have people speaking English and Spanish and Arabic, and they can give you very competitive rates as well. Plus, if you use my referral link, which will give you extra $50 discount when you purchase their services. So if you are looking to open a business in the US, start your journey today, apply for ITIN. Even though if you're not looking to open a business now, you should have ITIN just in case in the future if you want to open a business, you're ready from tax standpoint. So check the link in the description below and let's get back to the video. 8 years प्लस एज अ रेजिडेंट सिटीजन हो तो देना ही देना है। ये मैं 8 ईयर तब बता रहा हूँ अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, और आई थिंक इट्स आई डोंट नो इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन कार्ड और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेजिडेंसी ईयर, क्योंकि मैं जो रेजिडेंट हूँ मैं नहीं, आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन कार्ड रेजिडेंट ईयर, क्योंकि इससे पहले मैं फॉर द फर्स्ट 1 ईयर आई वाज ऑन वर्क वीजा। आई थिंक दैट डजंट अप्लाई, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन कार्ड। सो ग्रीन कार्ड अगर है मेरे पास 5 साल के बाद मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, बट लेट्स से मैंने अप्लाई नहीं करता, मैं कहता हूँ यार मुझे ये टैक्सेशन नहीं चाहिए, और मैं 3 साल और रह लेता हूँ ग्रीन कार्ड पे, इट डजंट मैटर अगर मेरे पास सिटीजनशिप है नहीं है, मैं दुनिया में कहीं जाऊँगा मुझे टैक्स लगेगा। सो आइदर आई लीव यूएस विद इन 8 years, or wherever I go, I pay US taxes for another 5-6 years, whatever their term is. मुझे exactly पता नहीं है, but there is a certain limit जिस तक आपको taxation देनी है globally US में, even if you were just a green card holder. और even अगर मैं green card दे दूं अपना वापस, 8 साल हो गए, 8.5 साल हो गए, green card मैंने काट के वापस कर दिया, ओके थैंक यू, बट अगले X नंबर ऑफ ईयर जो हमारी टर्म है उसमें आपको ग्लोबल टैक्सेशन लगेगी। अच्छा, यानी कि ग्रीन कार्ड आप कैंसिल कर भी दें तब भी यानी कि आपको कब्र तक छोड़ेंगे वो ले जाके। और अच्छी कमाल ये है कि यूएस के पास चूंकि गन पावर है, इट्स द हम्म, ओनली कंट्री जो कि ये एक्सरसाइज कर भी सकती है इस चीज़ को। मतलब वो मैं किसी यूके सिटीजन से बात कर रहा था, उसने कहा यूके अगर ये लॉ ले भी आए ना, तो कोई इंप्लीमेंट नहीं करेगा। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आप कल को दुबई चले जाते हैं,
तो दुबई क्या, यूके मतलब इतनी कोई पावर तो है नहीं कि उसके बैट के लिए ट्रैकिंग करेगा। बट दुबई में अगर जब आप जाते हैं और आप कोई बैंक अकाउंट खुलवाएँगे तो उसमें फॉर्म में लिखा होता है यूएस रेज़िडेंट और नॉट। और अगर आपने झूठ तो नहीं बोलेंगे, अगर आप हुँ, लिखेंगे येस तो वहाँ से टैक्सेशन शुरू हो गई, क्योंकि यूएस को इन्फॉर्म हो गया है कि दुबई में बहरोज़ ने अकाउंट खोल रही है, जहाँ सैलरी आ रही है इसकी, 8 साल से ज़्यादा ये आपके पास रहा था, तो प्लीज़ इसको फ़ॉलो अप करें। यूके के लिए नहीं करेगा कोई, कनाडा के लिए कोई हाँ। अपने फॉर्म पे नहीं लिखेगा कि आप कनाडा के सिटीज़न हैं नहीं है। तो ये जो यूएस की गन पावर है ना, उसके चक्कर में सारे अपने फॉर्म्स पे यूएस का एक एक्स्ट्रा टैग डाल देते हैं। क्योंकि सैंक्शन लग सकते हैं ना फिर। जो आजकल सैंक्शंस की बातें हो रही हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, टीएफएस से तो हमें क्लियर हो गया। ये तो मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने बेच के आना है, वरना तो फिर आपके जो है वो ठीक-ठाक मतलब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो आपको टैक्स फ्री एडवांटेज है। अच्छा, अब आते हैं जो रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स होते हैं, आरआरएसपी। अच्छा, आरआरएसपी इज़ वन अकाउंट जिसको आप ना छेड़ें। उसको रख दें, वो आरआरएसपी एज़ आरआरएसपी ही ट्रीट होता है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। कोई एक आध स्टेट है जहाँ ऐसा ट्रीट नहीं होता। आई डोंट नो कौन-सी स्टेट है, मेरे ख़्याल से कैलिफ़ोर्निया उसमें शामिल है, जिसमें आरआरएसपी को वो एक अलग ट्रीटमेंट देते हैं। सो बेटर टॉक टू योर टैक्स अकाउंटेंट। बट ईस्ट कोस्ट में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ जितनी भी स्टेट्स हैं, वहाँ आरआरएसपी की तरह या टैक्स डेफर्ड ही की तरह एज़ अ 401 के अकाउंट ही यूज़ होता है या ट्रीट होता है। तो वो पैसा आप रखे रहें, उसमें आप एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, और अगर आप उसको निकालेंगे तो आपको उस पे कनाडा में विथहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 25% है, और यहाँ फिर आपको डिफरेंशियल टैक्स देना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ लगता है। सो उसको छेड़ें नहीं, उसको निकालें नहीं, उसको रहने दें, और उसको जब रिटायरमेंट हो रही हो तभी निकालें। आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम। एक और और इसमें एडवाइस ये हो सकती है कि अगर अगेन ये थोड़ा-सा ज़्यादा बीइंग क्रिएटिव, कि द ईयर यू आर मूविंग, उस ईयर आपके जो हैं वो टैक्स रेट्स मार्जिनल कम हो जाते हैं। दैट कुड बी अ ईयर व्हेन यू से कि यार मैं थोड़ा-सा अपने आरआरएसपी से पैसा निकाल लूँ। क्योंकि हुँ, आरआरएसपी से पैसा किस साल में निकालना चाहिए? इट इज़ द ईयर व्हेन योर टैक्स इज़ लोअर। जब आप इनकम वहाँ पे अर्न ना कर रहे हो, फिर या तो और वो ईयर हुँ, कौन-सा होता है जब इनकम कम होती है। हुँ, तो वैसे तो वो ईयर तभी आएगा जब आप 60-70 के होंगे। दैट इज़ व्हेन योर इनकम विल बी लो। उससे पहले तो इन माय एज माय इनकम विल नॉट बी लो, होपफुली इन नेक्स्ट 10-20 इयर्स। बट वो एक साल ऐसा है जिसमें मैं मूव कर रहा हूँ, उसमें वाक़ई मेरी इनकम कनाडा में कम हो गई है, क्योंकि मैं 200,000 कमाता था, बट मैंने सिर्फ 100,000 लिए हैं, क्योंकि मैं तो आया हूँ वहाँ जून में मूव कर रहा हूँ। हुँ। तो वो साल था जिसमें मैं कहता कि यार ये वो साल है जिसमें आई कैन टेक आउट द आरआरएसपी मनी। सो आरआरएसपी में मेरी कंट्रीब्यूशन हो रही थी 40 पे, और अब जो है वो मैं पैसा निकाल सकता हूँ। एंड इमेजिन इफ यू आर मूविंग इन लेट्स से इन फेब मार्च, तब तो आपकी इनकम बहुत ही कम है, मतलब 20-30 हज़ार है। तो आपका टैक्स रेट और भी कम होगा। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड ईयर टू टेक इट आउट। आई वाज़न्ट स उसमें ख़ैर एक चैलेंज ये है कि आप फिर वो कंपाउंडिंग लूज़ कर रहे होते हैं, जो कि कंपाउंडिंग पे टैक्स डिफरेंस हो हाँ, रही है। और तो अगर वो आप आपने थोड़ा-सा कभी लूज़ कर वापस देते आना हैं। है तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू कीप इट देयर। हाँ, अगर वापस आना है तो द हाँ, बेस्ट टू बी लीव इट। हाँ, नो, येस एंड नो। ऑल आई एम सेइंग इज़, देखिए आरआरएसपी का बेनिफिट असल क्या है? आरआरएसपी का बेनिफिट ये है कि आप कंट्रीब्यूट एक ऐसे साल में करें जिसमें टैक्स रेट 40 है, निकालें ऐसे साल में जिसमें टैक्स रेट लेट्स से 20 है, 20 तो है। 20 का हुँ, डिफरेंस। सो लेट्स से इन 2021 आई पुट इन आरएसपी, और मैं 10,000 डालता हूँ आरएसपी पे, और उसमें 40% का सेव कर लेता हूँ पैसे। और अगले साल मेरा टैक्स रेट जो है वो 20 पे गिर जाता है, बिकॉज़ मैं मूव कर रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छा साल है कि आप बोलें यार इसी साल टैक्स देके निकाल लो इस पैसे को। कौन वेट करेगा 65 तक? इस पैसे हाँ, पे ये अभी भी मैं है, टैक्स दूँ उसको निकाल लेकिन ये लूँ। जो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट है वो भी तो आप फिर लूज़ वो करते हैं ना। हाँ, यू लूज़ दैट। सो हुँ, दैट इज़ द एक्स वही लालच थी जिस चक्कर में मैंने नहीं बेचा। आई रैन द मैथ, और मैंने कहा यार देखी जाएगी, बट दैट इज़ एन अननोन राइट, कि पता नहीं वो कब वो टाइम आएगा जब आपकी इनकम कम होगी, और पता नहीं उस वक़्त टैक्सेशंस क्या होंगी, टैक्सेशंस ब्रैकेट्स और बढ़ जाएँगे, नहीं होंगे। इट्स अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। दूसरा, हुँ, द चैलेंज विद आरआरएसपी इज़ इवन व्हेन यू आर टेकिंग आउट मनी इन रिटायरमेंट, उस वक़्त भी आप ऐसा नहीं है कि आप हर साल जो है वो जितना आरएसपी में पैसा पड़ा है वो 1 दिन में निकाल लें। वो आप निकाल नहीं सकते 1 दिन में, क्योंकि अगर 1 दिन में निकालेंगे तो आपको टैक्स ज़्यादा पड़ेगा। तो आपको उसको बड़ा तोड़-तोड़ के निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 65 पे पहुँचे और मैं बोलूँ यार अब जो आरआरएसपी का पैसा है वो सारा निकाल लो। वो भी आपको शायद अगले 10-20 साल पे ड्रैग करना पड़े। सो माइट एज़ वेल हुँ, टेक एन अपॉर्च्युनिटी और बोले यार मैं अपनी थोड़ी-सी आरआरएसपी जो इतना बढ़ गया है मेरा, और ये और बढ़ता रहेगा, इसमें से कुछ थोड़ा-सा निकाल लूँ, ताकि मुझे बाद में जो है वो निकालना आसान हो। और दूसरा एक और चैलेंज ये है कि लेट्स से यू आर 65, अब आपके पास टीएफएसए में भी पैसा पड़ा है, सॉरी टीएफएसए नहीं पड़ा, लेट्स से आपकी कोई रेंटल इनकम भी आ रही है, आपका यूट्यूब का बिज़नेस भी चल रहा है। तो आपकी वैसे ही $50,000 की इनकम आ रही है साल की, तो वो तो इनकम आ ही रही है। अब आप अगर $50,000 निकालेंगे आरआरएसपी में से, तो वो इनकम नज़र आएगी 100,000। तो उस 50,000 पे 100,000 का टैक्स ब्रैकेट हिट होगा, मार्जिनल टैक्स। सो हुँ, व्हाट आई एम सेइंग इज़
पैसा जितना डालना आसान है आरएसपी में उससे ज़्यादा मुश्किल शायद निकालना भी है एट सम पॉइंट इन टाइम। बट ये डिपेंड करता है लोगों ने कितना पैसा सेव किया है मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बिग मनी। सो इफ अगर ज़्यादा पैसा नहीं है, किसी ने ज़्यादा सेव नहीं किया सो प्रोबब्ली नॉट। बट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज़ अनदर चैलेंज एज़ वेल। सो व्हाट आई एम सेइंग हुँ। इज़ प्लान, रन द मैथ एंड से कि यार क्या मैं निकाल लूँ, इसमें फ़ायदा होगा, नहीं होगा। मैं थोड़ी-सी कंपाउंडिंग लूज़ करूँगा बट आई मे एबल बी एबल टू टेक इट आउट नाउ। एनीवेज़ ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। अच्छा अब आ जाते हैं हम जो बच्चों के एजुकेशन के फंड्स होते हैं आरईएसपी। तो आरईएसपी को भी जो हुँ, है व्हाट यू हैव टू डू इज़ माय रिकमेंडेशन इज़ अगर आपने वापस आना है, वापस नहीं आना, सेल इट, क्लोज़ इट, हुँ, गवर्नमेंट को उसकी ग्रांट वापस करें और अपना पैसा निकाल लें। क्योंकि वो पैसा आपसे यूज़ नहीं हो पाएगा यूएस में। उसको यूज़ करने का सिर्फ़ एक तरीका है कि आप अपने बच्चे को वापस भेजें कनाडा, कॉलेज से 1 साल पहले और उनको रेज़िडेंट बनाएँ और जिस साल वो रेज़िडेंट हैं, उस साल वो एप्लाई करें यूएस में किसी कॉलेज में और फिर जो है वो वापस आएँ और रेज़िडेंट बनने के लिए आपको कनाडा में 1 80 दिन से 180 डेज़ से ज़्यादा रहना पड़ेगा। आई थिंक इट वुड बी अ लॉट ऑफ पेन फॉर एनीवन जिसके अपने बच्चों को बोले कि यार 6 महीने के लिए वहाँ जाऊँ, मेरा पैसा पड़ा हुआ है और फिर कॉलेज में यहाँ कहीं लेट्स से व्हाटएवर कॉलेज जो भी है यूकॉन, येल वगैरह जो भी मेरे आस-पास के कॉलेज हैं वहाँ अप्लाई करना। अगर आपने वापस नहीं आना तो जस्ट क्लोज़ इट, गवर्नमेंट को आपको ग्रांट वापस करनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट ने दी है, जितना भी कैपिटल गेन हुआ है। आई अच्छा चेक जो विद पिछली ग्रांट मिली है सो सब वापस करनी सब पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी जो $500 महीने अच्छा, की मिली है और जो कैपिटल गेन हुआ है वो प्रोबेबली उस पे या तो टैक्स लगेगा और आई थिंक आई चेक्ड विद माय ब्रोकर उसने कहा था वो आप डोनेट कर सकते हैं टू एनी कॉलेज। सो एसेंशियली आपको बस अपना पैसा वापस मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। सो इट्स हुँ, बेटर यू जस्ट क्लोज़ इट एंड टेक इट आउट क्योंकि अगर आप बाद में क्लोज़ करेंगे तो भी यही पेन है कि सिर्फ अपना पैसा वापस मिलेगा, ग्रांट तो वापस जाएगी, कैपिटल गेन भी नहीं एन्जॉय कर पाएँगे। सो माइट एज़ वेल क्लोज़ इट और नाउ। उसको उसको अवेल करने के लिए ये लाज़मी है कि जो बच्चा है वो जो है कनाडा में रेज़िडेंट हो। एग्ज़ैक्टली और रेज़िडेंट और होना ज़रूरी है। उसकी भी कोई एक एज लिमिट भी है ना कि कितना 25 साल में मिलता है? क्या एज लिमिट है उसकी? आई एम श्योर देयर इज़ एन एज लिमिट बट मुझे नहीं पता हुँ, क्या है। आई डोंट यानी नो। कि ऐसा नहीं कि अगर बच्चा 16 साल का है तो उसको आरईएसपी से फंड मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है कि उसकी एक एक एज लिमिट है ख़ास कि आप उस एज पे पहुँचते हैं बच्चा आपका, तो फिर वो ड्रॉ कर सकता है और वो भी सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही ड्रॉ कर सकता है, वो किसी और चीज़ में नहीं जाएगी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली एजुकेशन ठीक के है। अलावा आप नहीं यूज़ कर सकते। सो अगर आपने सेल नहीं किया और आपने खुला रखा है हुँ, तो उस पे जो डिविडेंड इनकम आ रही है उसमें टैक्स देना है आपको कनाडा में यूएस में और उसको रिपोर्ट करना है और अगर आपने बीच में बेच दिया, तो जो कैपिटल गेन है उसपे भी टैक्स देना है। उसको रिपोर्ट करना कनाडा पड़ेगा। में तो कोई आपको टैक्स देना नहीं पड़ रहा क्योंकि कनाडा में आपने हुँ, कैपिटल गेन डोनेट कर दिया किसी कॉलेज को ऑफ योर चॉइस, वो ब्रोकर आपको बोल देता है आपने किसको देना है। तो कोई टैक्स नहीं दिया, आपने हुँ, डोनेशन कर दी, बल्कि हो सकता है आप उस डोनेशन का बेनिफिट भी ले लें अपने टैक्स रिटर्न पे। इफ टैक्स में। एनीथिंग हुँ, इट्स बेटर। ग्रांट वापस चली गई। बट अगर यूएस में आके आपने ये सब किया तो वो जो कैपिटल गेन है तो यूएस बोलेगा डोनेट, नो डोनेट मुझे तो टैक्स वो दो उसपे। तो उस पे टैक्स भी देना यूएस पड़ रहा है। कहेगा भई हमारा टैक्स दो वापस। एग्ज़ैक्टली डिविडेंड इनकम पे भी टैक्स देना सही। पड़ रहा है। हाँ, दिस इज़ अ मिस्टेक आई डिड। मैंने अपना हुँ, आरईएसपी खुला रखा और दैट्स अ मिस्टेक। सो वो इफ यू आर नॉट श्योर कि मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, द ओनली टिप आई हैव इज़ लिक्विडेट ऑल द एसेट्स इन आरईएसपी एंड कीप द मनी। उससे होगा ये आपने ग्रांट वापस नहीं की, ग्रांट आपने रखी हुई है, लिक्विडेट आपने सारा कर दिया, तो आपको कोई ये ना डिविडेंड इनकम अर्न कर रहे हैं, ना आपको कैपिटल गेन का डर है। आपने कहा बस अब देखी जाएगी। 5 साल हुँ। बाद अगर यानी कि मुझे आपने नहीं सिर्फ़ किया फंड रखे हुए हैं अनइन्वेस्टेड और उस पे कोई कैपिटल गेन नहीं हो रहा, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो अब आपकी मर्ज़ी है आप उसको जब भी निकाल के वापस अगर भर आप दें। निकालेंगे ठीक तो आपको है। कनाडा हुँ, में ग्रांट वापस करनी है और कैपिटल गेन को डोनेट करना है और यूएस में आपको कुछ भी नहीं बताना क्योंकि वो तो कैश है। लेकिन अगर आप उसको अनइन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल गेन तो हो नहीं रहा, उस पीरियड में जब आप मूव कर रहे हैं। तो फिर तो कैपिटल गेन बनेगा भी नहीं ना यूएस के लिए। एग्ज़ैक्टली सो मैं ये कह रहा हूँ कि यूएस में आने से पहले उसको डाइल्यूट कर दें। कैश वहीं बिल्कुल। रखें। तो आपने आरईएस सो आपने ग्रांट वापस नहीं की, आपने ग्रांट भी रखी हुई है क्योंकि हुँ, शायद मैं आ जाऊँ और ये वो सिनेरियो सो अगर इफ यू डिसाइडेड यू विल नेवर कम बैक, सेल, हुँ, क्लोज़। इफ यू नॉट डिसाइडेड, सेल, कीप इट ताकि आपको ग्रांट वापस ना करनी पड़े बट यूएस में कोई हुँ, लायबिलिटी नहीं है और इफ यू डिसाइडेड यू आर नेवर कमिंग यू आर कमिंग बैक देन कीप इट। फिर आप 1-2 साल की हुँ। उसकी रिपोर्टिंग 2-3 साल की करते रहें और उसको रखे रहने दें। और फिर ये आपके लिए भी नहीं है ना, ये तो बच्चों के लिए है। हो सकता है बच्चों को कभी वापस आना पड़ जाए। ये एक ऑप्शन मेरे ख़्याल में ऐसा है कि आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। फिर भी आई वुड से माय रिकमेंडेशन इज़ हुँ, अगर आपको ये अगर बच्चे आ जाएँ, अगर अगर तो इफ यू आर यूजिंग द वर्ड अगर मैनी टाइम्स और इवन वन टाइम, जस्ट फिर तो लिक्विडेट एंड कीप इट अनलिमिटेड कैश। चॉइसेस हो जाएँगी। हाँ। आरईएसपी क्लोज़ नहीं करें। अगर का मतलब ये है हुँ, आरईएसपी क्लोज़ नहीं करें, सारा बेच के उसको कैश रखें एंड दैट्स इट। ताकि कोई रिपोर्टिंग ना करनी पड़े यूएस में और कोई अगर हो गया तो फिर कोई कभी कैपिटल गेन ना देना पड़े यूएस में। चलें चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जिस पे मैंने अभी तक बात नहीं की हो बेरोज़, एक लास्ट जो आप चीज़ टच है करना चाहें? व्हिच इज़ अगर आपके किसी भी अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा हैं इन टोटैलिटी, लेट्स से आपके 4 अकाउंट हैं और चारों मिला के $10,000 से ज़्यादा हैं आउटसाइड ऑफ यूएस,
you'll have to हुँ, do a रिपोर्टिंग जो कि अलग से और बहुत से लोग भूल जाते हैं और इस पे बहुत बड़ी पेनल्टीज़ हैं। वो है ऑन मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्टिंग है, उसको कहते हैं एफबार रिपोर्टिंग और वो आपको करनी है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद आईआरएस। वो एक अलग रिपोर्टिंग है, एक अलग इंस्टीट्यूट को, इसमें आपको बताना है कि मेरा बाहर पैसा पड़ा है और वो $10,000 से ज़्यादा है, तो आपको सारे अकाउंट के नाम बताने हैं और वो सारी वैल्यू बतानी है उन अकाउंट्स में पैसा कहाँ-कहाँ पड़ा हुआ है। सो और वो सिर्फ़ बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। सो मेरा अगर आरआरएसपी में कहीं प पैसा पड़ा है, आरईएसपी में, वो सारे अकाउंट्स मुझे अलग-अलग रिपोर्ट करने, इट्स अ लॉट ऑफ पेन। तो अकाउंटेंट उसके भी एक्स्ट्रा पैसे लेता है आपसे। तो जितने अकाउंट्स कम हुँ, रखेंगे उतना बेहतर है और जितना पैसा बाहर कम से कम होगा उतना बेहतर है। तो इसलिए द आइडिया इज़ इफ यू आर नेवर मूविंग बैक, जस्ट लिक्विडेट योर टीएफएसए, लिक्विडेट योर आरईएसपी, अनरजिस्टर्ड अकाउंट में भी वो डीम्ड डिस्पोज़िशन वैसी हो गई है तो मे बी माइट एज़ वेल जस्ट सेल इट एंड मूव हुँ, योर मनी हियर। एट बेस्ट आई वुड जस्ट लीव आरआरएसपी एंड रेस्ट आई वुड टेक ऑल माय मनी आउट एंड मूव इट। बट खैर ये रिपोर्टिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि आप मनी आउट के चक्कर में जो है वो ज़्यादा लॉस कर लें वर्सेस पेइंग $100 फॉर एवरी ईयर फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। बट आई थिंक द रीज़न आई वांट टू से इट इज़ डोंट मिस ऑन इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, और मैंने मिस कर दिया था 2022 में, जिस साल मैं मूव हुआ था उस साल मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे मेरे अकाउंटेंट पीडब्ल्यूसी ने, दे डिडंट टेल मी आई हैव टू डू दिस। अगले साल पीडब्ल्यूसी गॉट चेंज्ड विद केपीएमजी और उन्होंने कहा वो आपने ये करना है और अगर नहीं किया तो वो आ जाएगी, क्या कहते हैं, एफबीआई आ जाएगी, मतलब आईआरएस नहीं, एफबीआई विल बी एट योर डोर अच्छा। कि आपने कोई पैसा जो है वो दबाया हुआ है। तो इवन अगर आपका चेकिंग अकाउंट खुला हुआ है जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, वो बस चेकिंग अकाउंट में चेकिंग पैसे अकाउंट भी पड़े हैं, आपने वो भी रिपोर्ट आपको करना रिपोर्ट करना है? अच्छा, है और अगर तो बेशक बेहतर है कि आप उसको कंसोलिडेट कर लें, अगर रखना भी हो तो एक अकाउंट रखें खाली ताकि उसकी रिपोर्टिंग आसान हो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, या फिर हुँ, $10,000 से इन टोटैलिटी $10,000 से कम होने चाहिए इर्द-गिर्द। अगर ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है? फिर आपको रिपोर्ट करना है। अगर अच्छा, $10,000 से कम है अच्छा तो चलिए रिपोर्ट नहीं समझ करना। गया। 10 से कम है तो फिर रिपोर्ट करने की तो ज़रूरत मतलब नहीं है, अगर मेरे 10 से पास ऊपर 2 है तो अकाउंट्स हैं, हाँ, एक अकाउंट में हाँ। 4,000 है, एक अकाउंट में 3,000 है, 7,000 इज़ फाइन। 2 अकाउंट्स हैं, एक में 9 है, दूसरे भी 9 है, ये 18,000 है। नाउ आई हैव टू रिपोर्ट बोथ अकाउंट्स। हुँ। हालाँकि इंडिविजुअल अकाउंट 10,000 से कम है, बट मुझे फिर भी दोनों अकाउंट्स रिपोर्ट करने हैं। ठीक है बेरोज़, ये तो बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको हमने बहुत ओवर सिम्प्लीफाई करके पेश किया है। लेकिन अगेन हम लोग कोई टैक्स अकाउंटेंट नहीं है, तो जो भी इसको देख रहा है वीडियो को, तो आप सिर्फ़ इसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह से लीजिए। और ये सब हमने आपको गाइडलाइंस शेयर की हैं, जिसमें बेरोज़ ने अपनी जर्नी शेयर की है कि भई उन्होंने क्या-क्या चीज़ें कंसीडर की। हो सकता है इसमें से बहुत सी चीज़ें हमने मिस भी की हों, हू नोज़। तो अगर आपने प्लानिंग करनी है, तो अपने किसी अच्छे टैक्स अकाउंटेंट को कॉन्टैक्ट कीजिए और उसके साथ बैठ के अपनी प्लानिंग कीजिए, लीगल एडवाइस लीजिए। दिस इज़ नॉट लीगल एडवाइस, दिस इज़ नॉट टैक्स एडवाइस। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। कोई और लास्ट थॉट बेरोज़ शेयर करना चाहें आप नहीं, इससे आई पहले? वाज़ जस्ट थिंकिंग हम इफ आई मिस्ड एनीथिंग, आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। हुँ, और हमने जो इंग्लिश पॉडकास्ट में बात की थी, आई थिंक उसमें फिर कुछ एक आध चीज़ें मिस हो गई थी, स्पेशली ये एफ-बार से रिलेटेड और प्रोबब्ली हमने ग्रीन कार्ड वाली भी बात नहीं की थी। और ये इसलिए हुँ, भी है क्योंकि ये चीज़ें मुझे बाद में पता चल रही हैं और इसकी वजह ये नहीं है कि मुझे अच्छे अकाउंटेंट नहीं मिले। इसका मसला ये है कि मैंने अच्छे सवाल नहीं पूछे उनसे। वो तो एक टेम्पलेट भेज देते हैं, वो प 20-30 पेजेज़ का मुझे टेम्पलेट भेज दिया था कि पढ़ लो। वो मैं आई वोंट बी रीडिंग ऑल दोज़ 20 पेजेज़, राइट? सो मैंने उसमें हुँ, स्किम किया, जो मुझे 1-2 सवाल समझ आए वो मैंने पूछ लिए। और बहुत सी चीज़ें मैंने प्लान नहीं की थी, मैंने कंसिडर नहीं की कि वापस जाऊँगा, कब जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, कहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, तो आरईएसपी अकाउंट हमेशा खुला रखा। नाउ रियलाइज़िंग कि यार ये गलती कर ली। टीएफएस से बंद कर दिया था क्योंकि वो मैंने गलती से वो जगह, ये अच्छी बात हुई, वो चैप्टर पढ़ लिया था, तो मैंने आई रियलाइज़ कि आई शुड क्लोज़ इट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ द आइडिया इज़ प्लान, 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 प्लान बेटर। और ये ऐसा नहीं, इस पे बहुत सी चीज़ें अगर-मगर में ना छोड़ें। इट्स बेटर दैट यू आर वेरी सर्टेन कि लाइफ़ के साथ करना क्या है, वर्सेस ये कि देखी जाएगी जब होगा, उसकी कॉस्ट होगी। अगर आपने करना है ठीक है, इट्स ओके, अगर आप हुँ, डिसीज़न अभी नहीं ले सकते, बट जस्ट रिमेंबर कि वो डिसीज़न लेने की कॉस्ट, डिसीज़न अवॉइड करने की कॉस्ट क्या है? बच्चों को इवेंचुअली वापस कनाडा में या यूएस में पढ़ाने की, ये डिसाइड आपने नहीं किया, उसकी कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए और फिर आप बोलें ठीक है यार, ये मैं डिसीज़न नहीं ले सकता। आई लिव विद दिस इंडिसिजन एंड दिस इज़ द कॉस्ट दैट आई एम रेडी टू पे। बट यासीन, थैंक यू अगेन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार ऑन योर यूट्यूब चैनल्स। आई कीप चेकिंग योर वीडियोज़ आउट एज़ वेल। सो थैंक यू, कीप डूइंग दैट एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच बेरोज़। आपका भी जो चैनल है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और अपने ऑडियंस से मैं कहूँगा कि अगर आपने बेरोज़ का चैनल नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी अच्छी इनकी वीडियोज़ होती हैं, ख़ास तौर पे जो करियर गाइडलाइन कोचिंग के हवाले से, क्योंकि बेरोज़ जो हैं वो पीएनजी में काफ़ी अर्सा काम कर चुके हैं, तो उनकी जो कोचिंग होती है वो ज़्यादातर सप्लाई चेन और उन प्रोफेशन के हवाले से होती है जो कि इस तरह के प्रोफेशन को सीक आउट करते हैं। तो प्लीज़ चेक आउट बेरोज़ चैनल। और कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में डाल के पूछिए और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो बेरोज़, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा
पॉडकास्ट करेंगे. थैंक यू. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. Sorry for the interruption, guys. Please, if you like this content and you get any value out of it, please subscribe and like this because it will help my channel a lot. Thank you very much. Enjoy the video.